छोटे छोटे मेरे एक तो प्रश्न ये है कि जब प्राकृतिक खेती इतनी लाभकारी है, पर्यावरण के लिए भी श्रेष्ठ है, बावजूद इसके इसको किसानों तक सीमित रखने की बजाय क्या आपको नहीं लगता कि विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी जो जमीन है वहां पर भी इसका कहीं कहीं प्रयोग करना चाहिए, मॉडल के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए एक नीति के तहत? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखो, गुजरात में मैं हूँ, मेरे नीचे 26 यूनिवर्सिटी, उनमें 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी प्राकृतिक यूनिवर्सिटी भारत और विश्व में पहली गुजरात ने बना दी है, केवल प्राकृतिक यूनिवर्सिटी। और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी हमने इसके मॉडल बना दिए हैं और इसका सिलेबस मैंने खुद 10 साइंटिस्ट बिठा के राजभवन लोक भवन गुजरात में हमने महीनों भर इसके सारे सिलेबस बनवा दिए। बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक के सिलेबस बन चुके हैं और अब वो यूनिवर्सिटियों में इस साल से पढ़ाना शुरू हो चुका है और ये बढ़ेगा काम, तो ये भी रास्ता बन गया। अगला प्रश्न है दूरदर्शन से इंद्रवेश धूमन सर जी। सर, एक सामान्य किसान है, इसके 1 एकड़ 2 एकड़ का रकबा है, तो उसमें काफी संशय रहता है प्रोडक्शन कम होगा, तो वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, उसके मन में जो संदेह है वो कैसे दूर, ऐसे क्या 2-4 की पॉइंट होते हैं उसके संदेह को दूर करता है? बहुत अच्छा इंद्रवेश जी, उसका तरीका क्या है कि कुछ मॉडल फार्म जो लोग कर रहे हैं ना, वो उसको दिखाने चाहिए। जैसे मेरे खेत को देखने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं। अब मैंने कोई 1000 मॉडल गुजरात में तैयार कर दिए, अब वो वहीं के वहीं देखते हैं। और ऐसे किसान हैं, आपको आश्चर्य होगा, जो 1 एकड़ से 6 से 7 लाख रुपया प्रति एकड़ गुजरात में प्राकृतिक खेती में बचा रहे हैं और वो एक एक चीज गिन के दिखाते हैं। एक बात। नंबर 2, ये मिशन है केवल ट्रेनिंग अवेयरनेस का। जो सरकार, जो लोग इसमें लोगों को ट्रेनिंग देंगे, सही जानकारी देंगे, तो इसको बढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। जब तक हम लोगों में ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो रासायनिक ना जैविक और प्राकृतिक को एक ही मानकर डरते रहेंगे और काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं सब जगह की बात कहता हूं कि भाई, जिस पे जितनी जमीन सारी में मत करो, आप इतना हिस्से में कर लो कि घर घर का काम चल जाए आपका। जब उसमें वो सफल होंगे तो बाकी में अपने आप बढ़ जाएंगे। मैंने गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन जो थी, उसमें पहले साल मैंने 5 एकड़ में की, मेरे को बढ़िया रिजल्ट मिला। अगले साल मैंने 20 एकड़ में की, वो बढ़िया मिला। फिर मैंने 80 एकड़ में की, फिर मैंने पूरी में कर दी। अब वहां पूरे खेत में केवल प्राकृतिक खेती। तो ये तरीका तो केवल अवेयरनेस, आप जैसे पत्रकार बंधु जुड़े, आप जैसे लोग जो इसको खरीदें और किसानों में शिविर लगे, यही तरीका है। दीपक जनता टीवी सर नमस्कार। एक सवाल जो है किसान बार बार कि नेचुरल खेती की वजह से सबसे समस्या उनको ये आती है, अगर नेचुरल खेती वो करना चाहें तो ज्यादा जो है बीमारियां खेतों में ज्यादा आती हैं। उनको लगता सकता है कि ज्यादा जो कीटाणु है वो ज्यादा आएंगे, रसायन जब तक नहीं डालेंगे तो कीटाणु मरेंगे नहीं, जिससे उनकी फसल जो है वो कम होगी, काफी नुकसान होने की संभावनाएं होती है। ऐसा बनती है। बहुत अच्छा सवाल आपने भी किया। देखिए, वही बात है। देखो, धरती में 2 प्रकार के कीट होते हैं, एक है मित्र कीट, एक होते हैं शत्रु कीट। मित्र कीट तो हमारी फसल को उन्नत करने का काम करते हैं, शत्रु कीट उनको खाते हैं, उसी के लिए दवाई छिड़कते हैं। शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से बिल्कुल दोगुना है। अब जैविक खेती में ट्रॉली भर भर का गोबर की खाद डालते हैं। जब इतना ज्यादा भोजन उनको मिलेगा तो शत्रु कीट अपने आप बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो मित्र को खा जाएगा, उसमें बीमारी रुक ही नहीं सकती। ये है जैविक खेती। मैं जो प्राकृतिक खेती की बात करता हूं, उसमें ट्रॉली खाद नहीं डालना, उसमें तो ये जो जीवामृत बना था ना ड्रम में, मैंने ये पानी के साथ छोड़ना है। 10 किलो गोबर से 1 किलो खेती होगी।
समझ में आ गई बात। उसमें 10 ट्रॉली से 1 एकड़ में काम चला, उसमें 10 ट्रॉली चाहिए जैविक में, हमारे वाले में 10 किलो गोबर चाहिए। तो इसमें इतना कम गोबर, हमने मित्र कीटों का तो भंडार दे दिया, अब शत्रु कीट क्या खाएंगे, उनका भोजन ही नहीं देते हम प्राकृतिक खेती में। इसलिए हमारे खेतों में जो प्राकृतिक खेती है उसमें अब बीमारी आना ही बंद होगी, मेरे खेत में बीमारी ही आना बंद होगी। सर नमस्कार सर, एक सवाल, दो सवाल है सर। आज की बात है ना, साल की बात है सर, तो कहीं ना कहीं अगर दूध की बात करें टिक्के लगाना शुरू करें सर। एक बात और सर, अगर किसान देशी यूं बोलने का काम करे सर, तो आम आदमी से बहुत बहुत होते हैं 6-7 क्विंटल का काम होता है, जो खाद की कीमत है सर वो 2-2.5 मिलते सर। सर आज में नहीं बन पाता आम आदमी को, आम आदमी देशी कीमत नहीं हो पाते, तो नहीं मिल पाता। देखिए, आप एक उत्तर देंगे आप सभी, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? बोलो जी, बढ़ेगा ना। और धरती का ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा तो उत्पादन घटेगा कि नहीं घटेगा? रासायनिक खेती धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को घटाने का काम करती है, और प्राकृतिक खेती एक ही साल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करती है। जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो मैं अपने खेत में, अजय जी, मेरे खेत में हाइब्रिड भी बोता हूँ, देसी भी बोता हूँ, सब बोता हूँ, सब होता, क्योंकि उसका ऑर्गेनिक कार्बन इतना हो गया। तो ये जो चिंता है बिल्कुल नहीं होगी। रही बात उत्पादन की, मैं अब 306 देसी गेहूं था जिन्होंने खाए हरियाणा, एक बंसी गेहूं, एक सोना मोती गेहूं, वो 3-4, एक काला भी गेहूं, मैं 4 तरह के गेहूं बोता हूं। अभी इन दिनों मेरा गेहूं निकल गया और बिक भी लिया। हमारे गुरुकुल के खाते में मार्च में पैसे पहले ही जमा हो जाते, 6500 रुपए क्विंटल। आपका जहरवाड़ा बिकता 2500 रुपए क्विंटल, मेरा 6500 रुपए में लाइन लगती है, दे ही नहीं पाता। तो इसमें घाटा कैसे हो? और मेरा उत्पादन 1 एकड़ में 12 से 14 क्विंटल होता देसी का, और उन वाले का 20 होता, उसका 2500 रुपए रेट, मेरा 6500। बताओ कौन आके गया? उन्हें खा के कैंसर होगा, मेरे न खा के पहलवान बनकर मेडल लेके आओगा। फर्क है कि नहीं भाई लोग? बस एक चिंता की बात है। नमस्कार सर। सर अभी जैसे आपने बताया किसान है जो, उसको काफी लॉस होता है, जैसे मतलब कम उसमें, तो ये बहु फसली प्रावधान है सर इसमें, कि एक साथ में 2 या 3 फसल ले सकते हैं उसमें, उसका किसान की सोनू जी, आपने बहुत, सौवीर जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। प्राकृतिक खेती में मूल सिद्धांत है एक समय में एक फसल बोना। हमारे पूरे, जो आप में कोई खेती बाड़ी वाला हो ना, पुराना बुजुर्ग, हमारे बूढ़े गेहूं के गेल चना बोया करें, चना उसमें नाइट्रोजन देता है, गेहूं ऊपर भागा था, 2 चीज हो गई। हमने गन्ना लगाया, गन्ना जब तक बाहर होगा इतना मेरे मूंग हो जाएंगे। इस खेती में एक समय अनेक फसल लगाना है। मेरा खेत 12 महीना खाली ही नहीं रहता, हम तो एक खेत में 10 तरह की फसल लगाते एकदम। जो कर नौकरी में, नौकरी वाले ने मिला ना हर महीना पैसा, हमारी खेती में तो यूं मिलेगा हर 15वें दिन नौकरी भर कर जाए। तो किसान की इनकम लगातार बढ़ने का। सर नमस्ते सर, आपने जीवामृत की बात की, जो जिसका मुख्य आधार अपनी जो देशी गाय वो होती है, लेकिन लोग देशी गाय पालने से कतराते हैं, तो क्या इसका कोई अतिरिक्त विकल्प भी बन सकता है, या फिर आगे जो गौशालाएं हैं उनको खाद की फैक्ट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप तो बड़े समझदार लोग मिले मेरे को, सारे लोगों की समस्या हल कर दी। देखिए, सत्य बात है, अब गाय पाल नहीं रही। उसका कारण क्या हो गया? भारत में हमारे लोगों से बड़ी गलती हुई है कि नस्लें हमारी खत्म कर दी, ब्रीड नहीं बची। गाय तो बच गई, उनकी नस्ल खत्म हो गई।
लोगों ने नस्ल बनाने का तरीका ना किसी ने समझाया, ना कोई डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको जानकारी दी। हमारे यहाँ कैसे गड़बड़ होती है, देखो हम सब बैठे हैं हरियाणा के लोग, हम ब्याह करें बालका का गोद छोड़ के करें कि नहीं? बोलो, गोद छोड़ते ना 3-3, पहले तो 7-7 छोड़ते थे। ये जो गोत्र छोड़ना है ये ब्रीड को बचाने का प्रोग्राम था। अब हमारे यहाँ क्या विनाश हुआ है, आप समझदार प्रबुद्ध भाई बहन बैठे, ये बात इसलिए बोली जानी चाहिए। हमारे यहाँ गलती काम हुई है, बड़े बयु बछड़ा सुथरा है, पूंछ लंबी है, ढाट ऊंची है, देही बढ़िया है, माँ का दूध 2 किलो है, अरे छोड़ दिया बिजार सांड। अब उससे जो बालक पैदा होंगे उससे जैसे होंगे जैसा वो, समझ में आई ना? ब्रीड बनती है सांड से, गुड़ से, बिजार से। कैसे? उसकी माँ का दूध जितना ज्यादा होगा और उसके बाप की माँ का जितना ज्यादा होगा, ऐसा सांड होना चाहिए गांव में। और वो सांड कितने दिन रहना चाहिए? 2.5 साल। इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। उन्हें वहां तक बदल दो दूसरे गांव में, दूसरे का इधर लिया। क्यों? उसकी बछड़ी उससे नहीं मिलनी चाहिए, वह उसकी बेटी, वो ब्लड का रिश्ता है, वो गोत्र मिल जाएगा। ये हमने क्या करा, एक बाजार छोड़ दिया, 15 साल वहीं पैदा और वहीं मर गया। उस तक 3-3 पीढ़ी क्रॉस होती रही। ये विनाश हुआ हमारे देश में। मेरे पास, आप गुरुकुल में आना, गौशाला देखना, मैंने अपने हाथ से गाय बनाई। मेरे पास 450 गाय है। देसी गाय हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी और लाल सिंधी। मेरी एक भी गाय 15 लीटर से नीचे की नहीं, 20 किलो तक दूध देती है। इस टाइम देसी गाय, ये देसी भी कह रहा हूँ। और ये मैंने यही तरीका अपना के ब्रीड बनाई जो मैं बता रहा हूँ। और क्रॉस ब्रीड, और ये तो अब बनानी शुरू करी। मैंने भी नहीं पता था देसी गाय के गुण इतने। मैं तो सोचूं था केवल धार्मिक रूप के मार रहे। जब से मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ा और इसके गौमूत्र को खनिज का भंडार देखा और इसका गोबर धरती के लिए जीवाणुओं का भंडार पाया, तब मेरी अकल में आई कि ये तो वरदान है। अब मैंने पालनी शुरू की 8-9 साल पे। और ये जो क्रॉस ब्रीड गाय ना, जर्सी होस्टन, ये मैं 1982 से शुरू किया ताकि बच्चों को दूध मिला गुरुकुल में पढ़ने वाले। आप जानते मेरी वो गाय कितना दूध देती? 10 किलो की गाय ली थी मैंने 3। उनसे नस्ल बनाते बनाते पिछले साल मेरी 5 गायों ने 60 लीटर से ऊपर दूध दिया, 60 लीटर प्रतिदिन। और इस समय 100 गाय ऐसी मेरे पास जो 30 से 50 लीटर के बीच में दूध देती है एक दिन। एक भी गाय मेरी ऐसी नहीं जो 25 लीटर से दूध देती। पहली बार ये किसी को अपनाता हूं। पिछले साल मैंने 100 गाय गर्भित करवाई, मेरी 90 बछड़ी आई। मेरी एक भी बछड़ी पैदा होते 1 लाख से नीचे की नहीं। यदि किसान खेती के साथ इस पशुपालन को जोड़ ले, गोबर गोमूत्र से प्राकृतिक खेती हो और दूध से ये काम हो, तो उसका कल्याण ही नहीं हो जाएगा। लोग हैं वो भी चाहते थे, परंतु समय की कमी के कारण हमने इसे सीमित किया है। क्योंकि इसके बाद पत्रकारों का सम्मान भी, अशोक भारद्वाज जी नेशनल अवार्डी हैं हमारे और सोशल मीडिया से काफी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न है हमारे साथ। जी बात महावीर जी, एक मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान चला था और लोग घर जो गाँव के अंदर अपने बोतल लेके जाते थे, तो उसमें एक मुहिम से गाँव पहुंचे, गाँव और सरकार की टीम पहुंची, पंचायतों को जागरूक किया, सामाजिक संगठनों से जुड़े, तो वो मुहिम आगे सिरे चढ़ी। आज गांव में ऐसा नहीं है, हर घर में शौचालय देखने को मिलता है। तो क्या इस मुहिम को ग्राम पंचायतों के सहयोग से, किसानों के सहयोग से कोई ऐसी टीम गठित की जाए या फिर कोई ऐसे प्रयोगशाला जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बनाई जाए जिसमें प्रैक्टिकल जो आप विधि बता रहे हो सिखाई जाए? उससे मुझे लगता है कि ज्यादातर किसानों में जागरूकता की, गाँव में किसानों को उसका पता चलेगा कि ये चीज ऐसे बनाई जाती है। तो ये जरूर है। बहुत अच्छा सुझाव भी है। मेरे प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके उत्तर में गुजरात में मैंने क्या कराया है,
3-3 गांव के वहां 18,000 गांव, 3-3 गांव के क्लस्टर मैंने बनवाए और उन 3 गांव में एक महिला कृषि सखी जो खेती बाड़ी करती है और एक पुरुष जिनके अपने घर में देसी गाय है, प्राकृतिक खेती करते हैं और जिनका मॉडल है, उनको हमने मास्टर ट्रेनर बनवा दिए। 15 दिन का काम वो खेत में अपने में करते हैं, 15 दिन अपने 3 गांव में ट्रेनिंग देते हैं और उनको 6-6 हजार रुपए सरकार देती है। हमने काम किया तो अब वहां एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें प्राकृतिक खेती ना शुरू हो। और ये मॉडल मैंने भारत सरकार को दिया और अब वो पूरे देश के लिए बनाया। अब कौन कितना अपना रहा है वो धीरे धीरे इस रूप में बढ़ेगा, इसका प्रारूप हमने बना दिया। दूसरा, आपकी जानकारी के ये पहली बार मैंने एक नया अभियान चलाया पूरे देश में। इन दिनों पिछले 4 महीने से मैं गुजरात में 267 तहसील है, मैं एक तहसील में जाता हूँ 4-1 बजे और उसमें 1 एकड़ जमीन में पंचायती में मैं पौधारोपण करवाता हूँ। गांव का हर परिवार एक पेड़ देता हूँ गांव के लोग। ये काम करके फिर मैं अगला काम गांव में स्वच्छता अभियान चलाता हूँ, झाड़ू लेके खुद पूरा गांव जुड़ता है। 2 काम। तीसरा, उस गांव के सबसे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी है, गरीब हैं, उनके घर में मैं रात को भोजन करता हूँ, उस घर में बैठ और फिर उस भोजन के बाद मैं पूरे गांव की जनसभा करता हूँ। जैसे आप बैठे, मैं खाट पे बैठता हूँ, लोग धरती पे आकर बैठते हैं, सारा गांव। और ये जो बातें आप पूछ रहे ना, बच्चों की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, संस्कार की, नशे विरोध की, पशु नस्ल की, प्राकृतिक खेती की, ये मैं पूरा 1.5 घंटा बातचीत करता हूँ। और फिर रात को मैं उसी गांव के सरकारी स्कूल में सोता हूँ, रात उसी गांव के सरकारी स्कूल में। और सवेरे उठकर गांव के स्कूल के बच्चों के लिए योग की क्लास लेता हूँ और अगले दिन में फिर खेत में जाता हूँ जो प्राकृतिक खेती करता है। उस गांव के पड़ोस के सब किसान आ जाते हैं, वहां फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहां चलती है खेत में। जो मॉडल किसान है उससे लोग प्रेरित होते हैं और फिर हम 11 बजे एक सम्मेलन करते हैं। उस तहसील के हर गांव का 50 आदमी आएंगे, करीब 3 से 4 हजार किसानों का मैं फिर वो प्राकृतिक खेती का सम्मेलन करता हूँ।